हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक नया वन शॉट एफएफ शेयर करूंगी। इस एफएफ के ऑथर का नाम शाओ तूजी 511 ईबू है। इसको मैंने वटपैड से लिया है। अगर आप इस एफएफ को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। और गाइस, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब मैं इसमें कम से कम 2 या 3 घंटे के शॉर्ट एफएफ लाया करूँगी, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आपको वन शॉट ज़्यादा पसंद आते हैं। तो गाइस, आप जब भी मैं इसमें एक नया एफएफ लाऊं, आप तक तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है। विहिंग को अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड से प्यार हो जाता है, जिसका ऑलरेडी एक बच्चा है। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वेडिंग चैम्बर में विहिंग अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रहा था। उसे यहाँ बैठे हुए पूरे 2 घंटे हो चुके थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका हस्बैंड कहाँ चला गया। विहिंग सोच रहा था, शादी की रात को भी कोई इतना काम कैसे कर सकता है। वो थोड़ा नींद में भी था, लेकिन फिर भी जागे रहने की कोशिश कर रहा था। वो मन में सोच रहा था, आज उसकी शादी हुई है और हर किसी का सपना होता है कि वो अपने प्यार से शादी करे, और आज उसका यही सपना था जो पूरा हो गया था। हर कोई चाहता है कि उसकी शादी बहुत ग्रैंड हो, लेकिन विहिंग की शादी बस एक कोर्ट में हुई थी। फिर भी उसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अपने प्यार के साथ है। कभी कभी ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, तो हमें हालातों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, और विहिंग भी यही कर रहा है। वो सोचता है, भले ही ये शादी किसी और की खुशी की बात ना हो, लेकिन वो बहुत खुश है क्योंकि वो अपने प्यार के साथ है। वो याद करता है जब वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपने मॉम डैड के साथ और अपने होने वाले हस्बैंड का इंतज़ार कर रहा था। शादी में सिर्फ 15 मिनट बचे थे और दूल्हा अब तक नहीं आया। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसका दूल्हा आ गया, और सच में वो जितना हैंडसम पहले था, शादी के कपड़ों में उससे ज़्यादा लग रहा था। दोनों ने शादी की बुक में साइन किए, रिंग एक्सचेंज की, और आखिर में लंजा ने विहिंग के माथे पर किस किया और उन दोनों की शादी पूरी हो गई। इतना सोचते सोचते विहिंग का ध्यान तभी टूटा जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो तुरंत ही दरवाजे की तरफ देखता है। लंजा, वो हल्की मुस्कान के साथ बोला। लंजा उसके पास आता है और विहिंग शर्म की वजह से उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता। अब कुछ मिनट तक वो दोनों चुप रहते हैं। फिर विहिंग ने नोटिस किया कि लंजा कोई भी बात नहीं कर रहा। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी उनकी नज़रें मिलती हैं। तभी लंजा ने धीरे से कहा, विहिंग। विहिंग भी सिर हिलाकर हाँ कहता है। अब लंजा ने बहुत ही शांति से कहा, भले ही हमारी शादी हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बात साफ साफ समझ लो। मुझसे वो उम्मीदें मत रखना जो मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा। अब विहिंग थोड़ा सांस रोककर कहता है, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। तुम्हें इजाज़त मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लंजा कहता है,
तुम जानते हो कि मैंने तुमसे सिर्फ युआन की वजह से शादी की और इसके अलावा मेरे मन में कुछ नहीं है। इस घर की हर चीज़ जो भी मेरे पास है सब तुम्हारा है, बस मैं नहीं, क्योंकि हमारी शादी बाकी शादियों जैसी नहीं है, इसीलिए मुझसे प्यार की उम्मीद मत करना। अब लंजा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, उम्मीद है तुम्हें यहाँ आराम लगेगा, इस घर को अपना घर समझना। अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो प्लीज़ सिवान का ख्याल रखना और चिंता मत करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो बोलते वक्त विहिंग की तरफ देख रहा था, ये जानने के लिए कि विहिंग का रिएक्शन क्या होगा। विहिंग कुछ नहीं बोला, बस हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाया। लेकिन उसके कपड़ों के अंदर उसकी उंगलियां अपने आप मुट्ठी में कस गई, दर्द छुपाने के लिए। अब लंजा आगे कहता है, काफ़ी देर हो गई है, तुम यहाँ सो जाओ, ये कमरा अब तुम्हारा है, मैं पास वाले कमरे में रहूँगा। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे बुला लेना। इतना कहकर वो कमरे से चला गया और विहिंग वहाँ अकेला रह गया। जैसे ही लंजा बाहर आया, विहिंग की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। अब तक विहिंग अपना सिर झुकाए हुए था ताकि लंजा की आंखों में न देखना पड़े। उसे पता था, बहुत अच्छे से पता था कि लंजा उसे प्यार नहीं करता। लंजा की मोहब्बत सिर्फ वैनकिंग के लिए थी और युआन उनका बेटा है। वैनकिंग विहिंग की बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी। वो एक अनाथ थी जिसे 3 साल की उम्र में अनाथ आश्रम में भेज दिया गया था। लेकिन बाद में विहिंग के पेरेंट्स ने उसे गोद ले लिया। तब विहिंग और वैनकिंग दोनों ही समान उम्र के थे। वैनकिंग के असली माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हुई जब वो सिर्फ 1.5 साल की थी। उसे अपने मॉम डैड का चेहरा तक याद नहीं। उनकी मौत के बाद ही उसे अनाथ आश्रम भेज दिया गया था। विहिंग का परिवार चाइना का एक बहुत ही मशहूर परिवार था और विहिंग अपने मॉम डैड का इकलौता बेटा था। उसके मॉम डैड उसे बहुत प्यार करते थे। वो जो भी चीज़ मांगता उसे तुरंत ही मिल जाया करती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विहिंग कोई बिगड़ा हुआ बच्चा था। नहीं, उसके अंदर अच्छे संस्कार और मैनर्स थे। एक दिन जब विहिंग सिर्फ 3 साल का था, उसका परिवार पिकनिक पर गया था और वो एक अनाथालय के पास थी। वहीं उसकी मुलाकात पहली बार वैनकिंग से हुई। दोनों ने साथ में खेला और बहुत जल्दी दोस्त बन गए। लेकिन जब घर लौटने का समय आया तो विहिंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगा क्योंकि वो वैनकिंग को छोड़ना नहीं चाहता था। विहिंग के पेरेंट्स बहुत काइंड और अच्छे इंसान थे, इसीलिए उन्होंने उसी वक्त वैनकिंग को गोद ले लिया। उस दिन के बाद दोनों भाई बहन नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी बन गए, क्योंकि जहाँ भाई बहनों पर झगड़े, जलन और कंपटीशन होता है, वहाँ विहिंग और वैनकिंग के बीच कभी भी ऐसा कुछ नहीं था। उनका रिश्ता बहुत गहरा था। वो एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार और समझ रखते थे। अब विहिंग सोचता है, मैं जानता हूँ लंजा के लिए युआन उसका सब कुछ है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वैनकिंग की वो आखिरी निशानी है। अगर तुम ना भी कहते तो मैं उसका ख्याल रखता, क्योंकि मैं युआन को अपने बच्चे की तरह देखता हूँ। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ,
इसका मतलब ये नहीं था मैं तुमसे शादी का सोच रहा था। मुझे याद है आज से 2 साल पहले जब तुम वैनकिंग से शादी का प्रपोज़ल लेकर आए थे, उसी दिन से मैंने तुमसे शादी का सोचना बंद कर दिया था। विहिंग ये सब खुद से बोल रहा था। ये कहते हुए उसका फेस बहुत सैड था क्योंकि उसके पास्ट में सिर्फ दर्द ही दर्द है। अब 2 साल पहले का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। एक दिन वांगजी, उसके चाचा चिरैन और भाई लैन सिचैन तीनों वेई मैंशन आए थे शादी का प्रपोजल लेकर। वो सभी लोग हॉल रूम में बैठे हुए थे। वहाँ विहिंग वैनकिंग दोनों ही मौजूद थे। दोनों पहले से ही लैन वांगची को जानते थे क्योंकि वो गुसू लैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जहाँ दोनों पढ़ते थे। विहिंग को पहले दिन से ही लैन वांगची पर क्रश था और धीरे धीरे वो क्रश प्यार में बदल गया, लेकिन उसे कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी फीलिंग्स लैंग वांगची को बता सके। वहीं वैनकिंग को विहिंग की फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वैनकिंग को बहुत खुशी हुई थी वांगजी को अपने घर देखकर और वो बहुत एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि वो लोग यहाँ किस लिए आए हैं। जब चिरैन ने वैनकिंग का हाथ लैंग वांगची के लिए मांगा तो वैनकिंग विहिंग दोनों ही शॉक्ड रह गए थे। वैनकिंग को वांगजी पसंद तो था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में शादी का प्रपोजल देंगे, इसीलिए वो हैरान रह गई। जबकि विहिंग को लगा था कि शायद वांगजी उसके लिए शादी का प्रपोजल लाया है। विहिंग के पेरेंट्स और वैनकिंग ने तुरंत ही प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वांगजी एक बहुत फेमस बिजनेस फैमिली से था और साथ ही यूनिवर्सिटी के सबसे हैंडसम और एलिजिबल बैचलर प्रोफेसर था जिसके शादी का सपना लगभग हर लड़की देखती थी और वो खुद घर आके शादी का प्रस्ताव लाया था तो मना करने का कोई रीज़न नहीं था। लैंग वांगजी ने सबके सामने कहा कि वो वैन किंग से बहुत समय से प्यार करता है, इसीलिए जब वो प्यार में थे और हर तरह से परफेक्ट थे तो उन्हें ठुकराने का सवाल ही नहीं था। हालांकि विहिंग अंदर से बहुत टूटा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं दिखी, बल्कि वो मुस्कुराने की कोशिश करता रहा ताकि कोई ना समझ पाए। उस वक्त वैनकिंग और वैनिंग दोनों गुसुलैन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। जब वैनकिंग की शादी वांगजी से हो गई तब विहिंग अपनी हायर स्टडी के लिए अब्रॉड चला गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त की खुशी में रुकावट बने और ना ही ये देखे कि वांगजी अब किसी और का है। विदेश से आने के बाद भी विहिंग ने वैनकिंग से कोई रिश्ता नहीं रखा। उसने वैनकिंग से कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। वैनकिंग ने एक दो बार उसे कॉल की, लेकिन विहिंग ने कॉल नहीं उठाई। उसने पढ़ाई में बिजी होने का बहाना बना दिया। लेकिन 2 महीने पहले विहिंग को अपने मॉम डैड के साथ एक चौंकाने वाली खबर मिली। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी सबसे करीबी दोस्त वैनकिंग की मौत हो गई है, वो तुरंत चीन वापस लौट आया। वैनकिंग की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। ये सुनकर विहिंग खुद को संभाल नहीं पाया। वो वैनकिंग के अंतिम संस्कार में पहुंचा और वहां उसे इतना गिल्ट महसूस हुआ कि उसने खुद को कोसा कि अपनी दोस्त को उसके आखिरी वक्त में उसने अकेला छोड़ दिया। अंतिम संस्कार के दौरान उसे पता चला कि वैनकिंग ने अपनी मौत से पहले एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें उसने अपने बच्चे
और अपने पति वांगजी की जिम्मेदारी विहिंग को सौंप दी। लैन वांगजी ने वो लेटर विहिंग को दिया। उस दिन विहिंग ने खुद से वादा किया, भले ही वैनकिंग की मोहब्बत कभी नहीं पा सका, लेकिन मैं कभी युआन को उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं उसे माँ का सारा प्यार और खुशी दूंगा। वैनकिंग की याद में विहिंग की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोया। उसकी माँ भी रो रही थी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी गोद ली बेटी खो दी थी। विहिंग के पेरेंट्स ने कभी भी वैनकिंग को अलग नहीं समझा, हमेशा उसे अपने बच्चे जैसा ही प्यार दिया। विहिंग अभी भी अपनी माँ की बाहों में रो रहा था। तभी उसने वांगजी को देखा, जो कि अंतिम संस्कार की रस्में निभा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उस टाइम पर वांगजी का फेस बहुत ही कोल्ड था। उसे देखकर विहिंग हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वैनकिंग की मौत पर भी वांगजी के चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं दिखेगा। उसे बहुत दुख हुआ और वो बस चुपचाप वहाँ खड़ा रह गया। विहिंग अब भी अपनी माँ की बाहों में था। वो रो भी रहा था, साथ में गुस्से में भी था। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला, माँ, वो ऐसे कैसे नॉर्मल रह सकता है? क्या उसे दुख नहीं हो रहा? क्या वो वैनकिंग से प्यार नहीं करता था? इस पर उसकी माँ ने गहरी सांस ली और वांगजी की तरफ देखा। अब वो धीरे से बोलती हैं, वो अपनी फीलिंग्स कभी जाहिर नहीं कर पाता बेटा। जब उसे दुख होता है वो किसी के सामने कुछ नहीं दिखाता, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ वही जानता है। ये सुनकर विहिंग चुपचाप वांगजी को देखने लगा। वो अब भी रस्में पूरी कर रहा था, बिना किसी एक्सप्रेशन के। पहले तो विहिंग को शक हुआ कि शायद लैंग वांगजी का प्यार वैनकिंग के लिए सच्चा नहीं था, लेकिन माँ की बात सुनकर वो समझ गया कि शायद वो अपना दर्द सबसे छुपा रहा है। हालांकि विहिंग उसे यूनिवर्सिटी के समय से ही जानता था, लेकिन उसने कभी भी वांगजी को करीब से समझने का मौका नहीं दिया। अब कुछ दिनों बाद विहिंग लैंड मैंशन गया ताकि वो युआन से मिल सके, वैनकिंग के बेटे से, क्योंकि लैंड मैंशन में कोई और औरत नहीं थी जो उसका ख्याल रख पाती। इसीलिए वो युआन को वी मैंशन ले आया ताकि वो और उसकी माँ मिलकर युआन की देखभाल कर सकें। लेकिन वांगजी को ये बात पसंद नहीं आती। एक फादर होने के नाते वो अपने बेटे की कस्टडी चाहता था, मगर युआन की कस्टडी पाने के लिए वांगजी को दोबारा शादी करनी पड़ती, और वो ऐसा नहीं करना चाहता। वो किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। वो जानता था अगर उसने शादी की तो उसे उस औरत को वाइफ का हक देना पड़ेगा, और वो ऐसा नहीं कर सकता। आखिर में वैनकिंग की इच्छा के हिसाब से विहिंग और उसकी माँ को युआन की कस्टडी दी गई, जब तक युआन 10 साल का नहीं हो जाता। लैन वांगजी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो उसने विहिंग से शादी करी। हालांकि चीन में गे मैरिज आम नहीं है, इसीलिए दोनों के परिवार ने पहले काफ़ी विरोध किया। इसीलिए जब वांगजी और विहिंग अपने फैसले पर अडिग रहे तो परिवार ने चुपचाप सहमति दे दी, सिर्फ युआन की खातिर। अब आज के दिन में अपने पास्ट को याद करते हुए विहिंग की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। पिछले 2 महीने में उसे वांगजी को करीब से जानने का मौका मिला था, और इसी दौरान उसे फिर से वांगजी से प्यार होने लगा। पहले जब वैनकिंग की शादी वांगजी से हुई थी तो विहिंग ने
अपनी एक तरफ़ा मोहब्बत को दिल में दबा दिया था, सिर्फ़ अपनी दोस्त की खुशी के लिए। लेकिन अब दोबारा साथ रहने से वो फिर से उसी मोहब्बत में गिर गया था। हालांकि वो जानता था कि वो गलती कर रहा है, क्योंकि लैन वांगची उसे कभी भी प्यार नहीं करेगा। लैन परिवार के लोग सिर्फ एक बार प्यार करते हैं और वांगची का दिल पहले ही वैनकिंग के लिए था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह ही विहिंग उठ गया। उसने खुद वांगची के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया, टेबल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया और फिर अपनी माँ को फ़ोन करके कहा कि युआन को लैन मेंशन लेकर आएं, क्योंकि पिछली रात उनकी वेडिंग नाइट थी। इसीलिए विहिंग की माँ युआन को अपने साथ वी मेंशन ले गई थी, ताकि नई कपल को थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। जब वांगची तैयार होकर बाहर आने लगा तो विहिंग ने कहा, नाश्ता साथ में कर लेते हैं। इस पर वांगजी जैसे ही टेबल में देखता है वो हैरान रह गया। विहिंग ने उसका रिएक्शन देखकर पूछा, क्या हुआ? तभी वांगजी टेबल को देखते हुए कहता है, क्या तुमने इसे सजाया है? विहिंग ने बोला, क्यों? कोई दिक्कत है? उसकी आवाज़ में हल्की सी टेंशन थी। लैंग मांझी ने सिर हिलाया और धीमे से कहा, तुमने बिल्कुल वैसे ही सजाया है जैसे वैनकिंग सजाया करती थी। इस पर विहिंग बस कहता है। उसकी आंखें उदास हो गई। वो वैनकिंग को बहुत मिस कर रहा था। वो धीरे से बोला, शायद इसीलिए क्योंकि हमने ये सब अपनी माँ से सीखा था। इसके बाद दोनों ने चुपचाप अपना नाश्ता किया, बिना कुछ बोले, बस यादों में खोए हुए। ये वांगजी का पहला नाश्ता था जो वो घर पर कर रहा था, क्योंकि जब से वैनकिंग की मौत हुई थी तब से वांगजी नाश्ता नहीं करता था। पिछले 2 महीनों में वांगजी ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस था युआन की कस्टडी पाने के लिए। इसके अलावा वांगजी के पास घर में कोई नहीं था जो उसकी देखभाल करता, क्योंकि वो अपने परिवार से अलग रहता था, अपने घर में अकेले। लैन वांगजी खामोशी से खाना खा रहा था, लेकिन विहिंग को ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि वो इस आदत के आदी नहीं था। वो उनके साथ बात करना चाहता था, लेकिन शुरुआत करने के लिए उसे कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा था। अब विहिंग कहता है, माँ आ रही हैं और युआन को साथ लाएंगी। उसने ये बोला, शायद उन दोनों की कॉन्वर्सेशन आगे बढ़े इस उम्मीद से। इस पर वांगजी ने कुछ नहीं कहा, बस सर हिलाया। विहिंग को थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा, लेकिन उसे पता था कि वांगजी को अभी समय चाहिए उसके साथ कंफर्टेबल होने के लिए। अब विहिंग कहता है, अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो माँ के आने तक का इंतज़ार कर सकते हो। वांगजी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना नाश्ता जल्दी ख़त्म किया। फिर धीरे से बोला, मुझे जल्दी जाना है, वापस आने पर माँ से मिलूँगा। वांगजी जाते जाते रुका और कहा, ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू, लेकिन तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। घर के काम के लिए सर्वेंट हैं, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इतना बोलकर वांगजी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया और ये सुनते ही विहिंग उदास हो गया। वो सिर्फ वांगजी और युआन की देखभाल करना चाहता है, लेकिन वांगजी उसे कुछ करने की इजाज़त नहीं दे रहा। अब दिन ऐसे ही बीतने लगे। विहिंग अपना पूरा दिन युआन के साथ बिताता। युआन भी विहिंग के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गया था। युआन सिर्फ विहिंग के पास रहना पसंद करता था, वांगजी या दूसरों के पास नहीं जाता। इस वजह से विहिंग और ज़्यादा पोजेसिव हो गया युआन के लिए। अब विहिंग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहा था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहा था। वो युआन की देखभाल में इतना बिजी था
कि खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। कभी भी वांगजी के पास फ्री टाइम होता तो वो युआन को वांगजी को देता, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि वांगजी हमेशा उदास रहता था। हालांकि वांगजी चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिखाता, लेकिन अब विहिंग उसके एक्सप्रेशन लेस फेस को पढ़ना सीख गया था। इसीलिए वो कोशिश करता था कि वांगजी को खुश रखे, लेकिन उसकी कोशिश अक्सर वांगजी को अननॉय कर देती। अब 5 महीने बाद, शादी के 5 महीने बाद, वांगजी नाश्ता करके यूनिवर्सिटी जाने लगा। विहिंग युआन को गोद में लेकर वांगजी को दरवाजे तक छोड़ने गया। वांगजी चुपचाप अपने बेबी युआन को देख रहा था। वो अपनी उंगली चूसते हुए विहिंग की तरफ देख रहा था। वांगजी ने युआन को हल्का सा थपथपाया। युआन अपने फादर को देखकर मुस्कुराता है। तभी विहिंग भी मुस्कुराते हुए कहता है, युआन, तुम्हें अच्छा लड़का बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पापा हमें छोड़कर काम पर जा रहे हैं, तो तुम्हें रोना चाहिए ताकि वो बाहर ना जाएं, ना कि मुस्कुराते रहो। युआन इस बात को समझकर हंस पड़ा, जैसे उसने विहिंग की बात समझ ली हो। वांगजी भी मुस्कुराया। बेबी, अपने डैडा से कहो मैं जल्दी वापस आऊँगा, और उनसे ये भी कहो कि मेरे आने तक उनका असाइनमेंट तैयार होना चाहिए। विहिंग ने पाउट किया। वो वांगजी की कंपनी पसंद करता था, लेकिन घर में अपने हस्बैंड का पपेट बनना नहीं चाहता, क्योंकि विहिंग के पास अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं था। इसीलिए कभी कभी वांगजी उसकी पढ़ाई में मदद करता। वांगजी ने युआन के माथे पर किस किया और गुड बाय कहा। तभी विहिंग रोने का प्रिटेंड करते हुए कहता है, देखो युआन, तुम्हारे फादर सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, वो मुझे प्यार नहीं करते, इसीलिए तो उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं और सिर्फ तुम्हें किस किया। क्या मैं किसेबल नहीं हूँ? ये सुनकर वांगजी अपने आप से सोच रहा था, क्या विहिंग ने अपना दिमाग कहीं खो दिया है? ये ऐसे कैसे कह सकता है युआन के सामने? फिर बाहर जाते हुए उसने बस एक शब्द कहा, शेमलेस। धीरे धीरे वांगजी और विहिंग दोस्त बन गए। अब दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। इस वजह से विहिंग अब खुश था। वो जानता था कि वांगजी उसे कभी भी प्यार नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ दोस्त बनने से ही उसके लिए काफ़ी था। एक दिन जब वांगजी घर आया तो उसने देखा विहिंग खुद युआन का डायपर चेंज कर रहा है। ये देखकर वांगजी को हैरानी हुई। वो विहिंग को देखने लगा। उसने नहीं सोचा था कि विहिंग इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन जब से विहिंग लैन मैंशन में आया था, वांगजी ने उसे करीब से जानना शुरू किया। अब कहानी रात को जाती है। वांगजी ने विहिंग की असाइनमेंट कंप्लीट करने में मदद करी। असाइनमेंट करते समय विहिंग ने देखा कि वांगजी चुपचाप उसे देख रहा है। तभी विहिंग भौहें चढ़ाते हुए पूछता है, क्या हुआ? वांगजी ने शांति से कहा, कुछ नहीं। अब विहिंग क्यूरियस होकर पूछता है, तो फिर तुम पूरा समय मुझे ही क्यों घूर रहे हो? इस पर वांगजी सीधे कहता है, ताकि तुम असाइनमेंट किताब से कॉपी ना करो। अब विहिंग ने एक चुलबुली सी स्माइल दी और वांगजी के कंधे पर हाथ रखा। अब वो कहता है, तुम जानते हो मैं कभी ऐसा नहीं करता, फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हो? वांगजी ने विहिंग का हाथ हटा दिया। तभी वांगजी कहता है, लैन कभी झूठ नहीं बोलते, मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूँगा? अब विहिंग फिर से टीज करता है, तो मतलब मैं तुम्हारी सच्चाई पकड़ नहीं सकता। शायद तुम मेरे हैंडसम फेस में खो गई हो, या शायद
तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। इतना बोल के वो हंसने लगा। विहिंग की हंसी सुनकर वांगजी उदास हो गया। विहिंग ने उसकी उदासी देखकर तुरंत माफ़ी मांगी, लेकिन वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ गया। बाहर अंधेरा था। विहिंग भी उसके पास आता है। अब विहिंग कहता है, लंजा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ तुम्हें टीज़ कर रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम इतने उदास क्यों हो। माफ़ करना लंजा, विहिंग ने उदास होकर कहा। अब वांगजी ने सैड आवाज़ में कहा, विहिंग, मुझे पता है ये तुम्हारी गलती नहीं है। इतना सुनकर वो दोनों चुप हो गए। साइलेंस तोड़ते हुए विहिंग ने पूछा, क्या तुम्हें उसकी याद आती है? वांगजी ने कोल्ड स्वर में कहा, अगर याद आती भी है तो इससे कुछ नहीं बदलेगा। विहिंग कहता है, हम इसे थोड़ा बदल सकते हैं। वांगजी कंफ्यूज होकर विहिंग को देखने लगा। फिर विहिंग उसके पास आया। वांगजी की आंखें एक हाथ से बंद कर ली और उसका चेहरा ऊपर की ओर मोड़ लिया। अब वो कहता है, मॉम ने कहा था जब हम किसी को खो देते हैं तो वो एक स्टार बन जाते हैं और हम उसे उस स्टार में देख सकते हैं। हमें बस वो स्टार ढूंढना है। विहिंग की बात सुनकर वांगजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब विहिंग कहता है, इसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करके अपने पास महसूस करना होगा। फिर जब तुम आंखें खोलोगे तो उसे उस स्टार में देख पाओगे। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। इतना कहकर विहिंग ने वांगजी की आंखों से अपना हाथ हटा लिया। वांगजी ने आंखें खोली और हैरानी से देखा। विहिंग अब मुस्कुरा रहा है। अब विहिंग कहता है, आह लंजा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझे नहीं देखना है, तुम्हें स्टार देखना है ताकि उसे ढूंढ सको। वांगजी ने अजीब एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तुम कौन हो? विहिंग थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, मैं विहिंग हूँ, और क्या? तुमने मुझसे ये क्यों पूछा? क्या तुम्हें याददाश्त खो रही है? वांगजी ने थोड़ी देर चुपचाप विहिंग को देखा, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। विहिंग वहाँ डम फोल्डेड होकर अपने बाल रगड़ते हुए सोच रहा था, उसे क्या हुआ? उसने ऐसा बिहेव क्यों किया? क्या मैंने उसे फिर से हर्ट कर दिया? अब कहानी 2 साल बाद। युआन अब 2 साल 7 महीने का हो गया है। वांगजी का बिहेवियर विहिंग के लिए अब पूरी तरह बदल चुका है। अब वो विहिंग के पास नहीं आता, बस कभी कभी बिना वजह घूरता है। विहिंग को उसकी इस बदलती हुई आदत का कोई पता नहीं है। जब विहिंग बातचीत करने की कोशिश करता तो वांगजी उसे इग्नोर कर देता, जिससे विहिंग सैड हो जाता। कभी कभी विहिंग को लगता कि शायद वांगजी कुछ कहना चाहता है, क्योंकि वांगजी की स्टेयर से उसका इरादा समझ में आ जाता। लेकिन जब विहिंग सीधे पूछता तो वांगजी कुछ भी मानने से इनकार कर देता। आज विहिंग और वांगजी युआन के साथ विहिंग के पेरेंट्स के घर आए थे। युआन अब थोड़ा बोल भी सकता था। वो अपने पापा को बुला रहा था, जो अभी अपने फादर इन लॉ के साथ बातों में बिजी थे। वो कहता है, डैड डैड, यहाँ आओ। युआन ने अपनी बेबी वॉइस में कहा और वो विहिंग की गोद में बैठा था, जहाँ वो विहिंग और वैनकिंग की चाइल्डहुड पिक्चर देख रहा था। वांगजी आया और विहिंग के पास बैठ गया। अब युआन ने एल्बम की ओर इशारा किया, डैड, ग्रैंडपा को देखो। डाडा, इस पिक्चर में युआन जैसा ही दिख रहा है और मामा भी यहाँ हैं। लैन वांगजी ने धीरे धीरे पिक्चर देखना शुरू किया। विहिंग की मदर पिक्चर की डिटेल्स के बारे में उसे बता रही थी। वांगजी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। विहिंग की मदर ने इसे नोटिस किया। विहिंग ने अपने पिता को इशारा किया कि एल्बम बंद कर दे। अब विहिंग कहता है, युआन चलो।
बेबी देखो तुम्हारी ग्रैंडपा क्या डिलीशियस बना रही है, विहिंग ने कहा और रूम को छोड़ दिया। विहिंग का फादर सोच रहा था, लगभग 3 साल हो गए हैं वैन किंग को गए हुए, लेकिन वांगजी उसे अब भी इतना प्यार करता है कि पिक्चर देखकर उसके आंसू रोक नहीं पाया। वो उसे बहुत मिस करता होगा। जब विहिंग के फादर ने एल्बम बंद करने वाला था तो वांगजी ने हाथ बढ़ाया और रोका। अब वो कहता है, डैड क्या मैं ये पिक्चर ले सकता हूँ? वांगजी ने उस पिक्चर की ओर इशारा किया जहाँ वैन विहिंग कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ड्रेस में थे। उसके फादर ने वो पिक्चर वांगजी को दे दी। उसके बाद 2 दिन बीत गए, लेकिन वांगजी घर वापस नहीं आया। विहिंग टेंस हो गया था। उसने कई बार वांगजी को कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब तक वांगजी सुरक्षित घर वापस नहीं आया, विहिंग रिलैक्स नहीं हो सकता था। विहिंग ने युआन को सोने के लिए तैयार किया और बेचैनी से सोफे पर सो गया, वांगजी के इंतज़ार करते हुए। रात को 12 बजे वांगजी घर आया और देखा कि विहिंग सो रहा है। वो विहिंग को गोद में उठाता है और बेड पर लिटा देता है, लेकिन जब वांगजी ने विहिंग के सिर के नीचे से हाथ हटाने की कोशिश करी तो विहिंग जाग गया और उसने देखा कि वांगजी का चेहरा उसके बहुत करीब है। विहिंग शॉक होकर बेड पर बैठ गया। अब वो पूछता है, वांगजी तुम इन 2 दिनों में कहाँ थे? इस पर वांगजी कुछ नहीं बोलता, जिससे विहिंग बहुत ही गुस्से में आ गया था। विहिंग इरिटेट हो गया। पहले वो 2 दिन घर नहीं आया और अब आया भी है तो किसी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। लंजा तुम मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? विहिंग ने अननॉयड टोन में पूछा। क्यों, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? वांगजी ने ठंडे अंदाज में पूछा। विहिंग कंफ्यूज हो गया था वांगजी के क्वेश्चन से। अब वो कहता है, मैं वरीड था तुम्हारे लिए। इतना कह के उसने वांगजी की ओर देखा। अब वो कहता है, मैंने कई बार तुम्हें कॉल। उसने इतना ही कहा था। वांगजी ने उसकी बात बीच में ही कट कर दी। वांगजी क्वाइटली उसकी तरफ देख रहा था, जिससे विहिंग थोड़ा नर्वस हो गया। उसका मन सोच रहा था, क्या ये मुझे प्यार करता है? लंजा अचानक से ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है? उसका बिहेव आज इतना बदला हुआ क्यों है? अब उसने डिसबिलीव से पूछा, लंजा क्या तुमने अल्कोहल ली है? इस पर लंजा स्मिर्क करता है। वांगजी ने विहिंग और अपने लिप्स को लॉक कर लिया और विहिंग को किस करने लगा, बहुत ही ज़्यादा रफली। ये देखकर विहिंग शॉक हो गया था, पर जैसे ही उसने लंजा के लिप्स को टेस्ट किया तो वो डबल शॉक हो गया। वो किस को ब्रेक करता है, जिससे लंजा और भी ज़्यादा अननॉय हो गया। अब विहिंग ने डिसबिलीव से पूछा, लंजा क्या तुमने ड्रिंक की है? इस पर वांगजी स्मिर्क करता है। अब उसने विहिंग को बेड में पुश किया और उसके ऊपर आ गया और बिना किसी डिले के उसने फिर से विहिंग के लिप्स पर अटैक कर दिया और उसे रफली किस करने लगा। उस टाइम पर विहिंग का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। वो सोच रहा था, क्या लंचा उससे प्यार करता है इसीलिए वो किस कर रहा है, या वो ऐसे ही कर रहा है? क्या वो उसके साथ लव मेकिंग करना चाहता है? ये सब सवाल विहिंग के दिमाग में चल रहे थे। विहिंग खुद भी वांगजी के साथ रिश्ता बनाना चाहता था। वो भी वांगजी से प्यार चाहता था, पर इस तरह से नहीं। वो चाहता था पहले वो दोनों एक दूसरे को कन्फेस करें, फिर जाके वो दोनों अपने रिश्ते को बढ़ाएं। वो इस तरह से अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। वांगजी ने विहिंग को लिप्स पर बाइट किया, जिससे
विहिंग अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। अब वांगची उसके ब्लड को शक करता है। विहिंग वांगची को पुश करना चाहता था, लेकिन वांगची की ग्रिप उस पर बहुत ज़्यादा हार्ड थी, जिससे विहिंग उसे पुश नहीं कर पा रहा था। अब वांगची ने फिर से विहिंग के लिप्स को कैप्चर किया और उसे सक करने लगा, साथ में लिंक करने लगा। अब वो इम्पेशेंट होकर विहिंग के कपड़ों को निकालने लगता है। इस बार विहिंग ने भी उसे कॉपरेट किया, वो भी उसे किस बैक करता है। ये सब देखकर वांगजी ने किस को थोड़ा स्लो किया और सॉफ्टली किस करने लगा। अब वो दोनों एक दूसरे की टंग के साथ खेल रहे थे। कुछ देर बाद वांगजी किस को ब्रेक करता है। वांगजी ने सॉफ्टली कहा, विहिंग। विहिंग वांगजी की ओर आंखें ब्लिंक करते हुए देखता है। अब वांगजी ने विहिंग के चेहरे को पकड़ा और उसमें बटरफ्लाई किसेस करने लगा। अब वो कहता है, विहिंग, मुझे जांग फू का कहो। तभी विहिंग कंफ्यूज हो गया था। जांग फू का? ये किस टाइप का नाम है? जांग फू तो फिर भी ठीक है, पर उसके आगे ग, ये थोड़ा अजीब है। अब विहिंग शाइली कहता है, जांगफू का। ये सुनकर वांगजी को अपने अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही हैं। वो विहिंग को उसके फॉरहेड पर किस करता है और उसके फेस को देखता है। अब उसने होपफुली विहिंग की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम्हें याद है विहिंग? इस पर विहिंग कन्फ्यूज़न में पूछता है, क्या? मुझे कुछ याद नहीं। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे याद होना चाहिए? ये सुनते ही वांगशी की आंखें डार्क हो गई। उसने विहिंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लिया। अब वो विहिंग के साथ लव मेकिंग करने लगता है, जिससे विहिंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी आंखें टीयरी हो गई थी। वो रोना स्टार्ट करता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वांगची ने अपनी एक्टिविटी एक सेकंड के लिए भी नहीं रोकी। वो बहुत ही रफली विहिंग के साथ वो सब कर रहा था। पूरी रात वो विहिंग के साथ रफली वो सब करते रहा। उसने एक बार भी मर्सी नहीं दिखाई। उन्होंने पूरे 5 राउंड करे। हर राउंड में वांगची मेक श्योर कर रहा था कि विहिंग को बहुत दर्द हो। दूसरी सुबह विहिंग धीरे से अपनी आंखें खुलता है। वांगजी वहाँ नहीं था। तभी विहिंग सोचता है शायद वो यूनिवर्सिटी के लिए चला गया हो, पर वो मेरे साथ कल रात को क्यों सोया था? क्या वो मुझसे प्यार करता है? पर उसने तो मुझे प्रपोज भी नहीं किया। अगर वो मुझसे प्यार करता तो वो मेरे साथ इतना रफ नहीं होता। क्या वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो ड्रंक था? विहिंग के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे, पर उसका जवाब उसे कोई नहीं देता। अब वो बड़ी मुश्किल से उठता है। उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी। उसकी बॉडी डार्क रेड कलर के मार्क से भरी हुई थी। अब वो अपने उन मार्क्स को टच करता है और स्माइल करता है। उसने बड़ी मुश्किल से बेड से उठा और शावर लेने के लिए चला गया। शावर लेने के बाद वो युवान के रूम में जाता है। उसके जाने तक युवान उठ गया था। वो खेल रहा था। विहिंग को देखकर स्माइल करता है। तभी विहिंग ने युवान के पास जाकर कहा, मेरा बेबी क्या कर रहा है? क्या उसने डैडा को मिस किया? ये देखकर युवान गीगल करने लगा। अब विहिंग ने युवान को पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल की ओर ले आया। जैसे ही वो नीचे जाता है वो सरप्राइज़ हो जाता है क्योंकि वांगजी किचन में था और उनके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था। जैसे ही वांगजी ने उन्हें नोटिस किया, वो उनके पास आता है और बेंड होकर युवान को किस करता है उसके फॉरहेड पर, जिसे देखकर युवान ने स्माइल करी
और अपने डैड के लिए अपने हाथ बढ़ाए। वांगजी भी स्माइल करता है और युवान को पकड़ लेता है। तभी विहिंग ने क्यूरियोसिटी होकर पूछा, लंजा तुम काम पर क्यों नहीं गए? इस पर वांगजी ने कोटली कहा, जांगफू का कहो। ये सुनकर विहिंग के ईयर्स रेड हो गए थे। उसे कल रात की मेमोरीज आने लगी। वो शाई होकर कहता है, जांगफू का। ये बोलते हुए वो थोड़ा हेजिटेट भी हो रहा था। तभी वांगजी कहता है, मुझे लगा कि आज मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, इसीलिए मैं नहीं गया। ये बोलते हुए वो स्मिर्क कर रहा था, जिससे विहिंग हार्डली ब्लश करने लगा। वो अपना ब्लशिंग फेस वांगजी से छुपाता है, लेकिन वांगजी नोटिस करता है, जिससे वांगजी चकल करने लगा। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। उस दिन के बाद वांगजी विहिंग के साथ हर रोज़ रफली इंटीमेट होता, जैसे वो विहिंग के साथ एडिक्टेड हो गया हो। हर समय जब भी वो दोनों करते, वांगजी उससे एक ही सवाल पूछता, क्या तुम्हें याद है? जिस पर विहिंग हर बार कंफ्यूज होकर पूछता, क्या याद है? जैसे ही वांगजी ये सुनता कि विहिंग को याद नहीं है, तो वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगा। फर्स्ट फर्स्ट में विहिंग ये नोटिस नहीं करता, पर जैसे जैसे समय बीतने लगा और वो एक चीज़ ही बार बार रिपीट होने लगी, तो उसे डाउट हो गया। सोच रहा था, क्या लंजा को कोई मेंटली प्रॉब्लम हो गई है, या मुझे उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? कभी कभी वो सोचता था कि वो लंजा से पूछे कि लंजा उससे प्यार करता भी है या नहीं। फिर उसे याद आता है कि लैन लोग सिर्फ एक बार किसी से प्यार करते हैं, तो वो डर जाता है। सोचता है, अगर लंजा ने मना कर दिया तो, और अगर लंजा कह दे कि वो विहिंग से प्यार नहीं करता, तो विहिंग ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन लैंग वांची ने हद कर दी। उस दिन विहिंग की तबीयत ठीक नहीं थी और उसका बिल्कुल मूड नहीं था। उसने लैन वांगची को बोला भी, आज नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, पर वांगची ने ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया, जिससे विहिंग इरिटेट हो गया और उसने गुस्से में वांगची के गाल पर थप्पड़ मार दिया। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम इतने पागल कैसे हो गए हो वांगची? मेरी तबीयत देखे बिना ज़बरदस्ती कर रहे हो। मैंने कुछ कहा नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरी मर्जी के बिना सब कुछ कर लो। थोड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए ना। वांगजी शौक में सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था, उस जगह को टच करते हुए जहाँ उसे थप्पड़ पड़ा था। अब विहिंग रोते हुए बोला, तुम सिर्फ अपनी फिजिकल नीड पूरी करते हो, तुम बस एक्टिंग करते हो कि तुम्हें मेरी परवाह है। अगर तुम्हें वाकई फ़िक्र होती ना, तो तुम हर रात इतने रफ नहीं होते मेरे साथ। वांगजी उसके वर्ड सुनकर बिल्कुल फ्रीज हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। विहिंग उसे ऐसे देखकर अपना दिल संभाल नहीं पाया। उसने फाइनली वो सवाल पूछ ही लिया जो कब से अपने दिल में दबा के रखा था। अब विहिंग गुस्से और दर्द के साथ कहता है, लैन लोग सिर्फ एक बार प्यार करते हैं ना, तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? फिर ये सब क्यों करते हो? क्या तुम मुझसे सिर्फ यूज़ कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ मेरी फीलिंग से खेल रहे हो? ये सुनकर वांगजी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उस पल विहिंग को अपनी बात पर पछतावा हुआ। वो सोच रहा था, मैंने ये क्या बोल दिया। तभी वांगजी ने उसकी बात काट दी। अब वांगजी कहता है, ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए विहिंग। तुम सब कुछ भूल गए, पर मैं नहीं। मैंने अभी भी अपना प्रॉमिस निभाया जो तुमने तोड़ा था। तुमने मुझे धोखा दिया और अब तुम इनोसेंट बन रहे हो। वांगजी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। ये कहकर वांगजी वहाँ से चला गया। बस एक बार पलटकर विहिंग को देखता है।
विहिंग समझ नहीं पा रहा था कि वांगची ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया था। अगले दिन विहिंग को बुरा लग रहा था। उसे गिल्ट हो रहा था कि उसने कल रात क्या कहा। उसने सोचा मुझे सॉरी बोलना चाहिए, पर वांगची घर पर नहीं था। पूरा दिन उसने युआन के साथ बिताया और वांगची का वेट करता रहा। शाम को जब वांगची घर आया, विहिंग ने सोचा शायद वो अब भी मुझसे गुस्सा है। लेकिन जब वांगची ने नॉर्मल बिहेव किया तो विहिंग ने चैन की सांस ली। उसने तुरंत सॉरी बोला। वांगची ने बस किया। उसकी आंखों में कुछ उम्मीद थी जिन पर विहिंग खो गया था। लेकिन कुछ ही पल बाद वांगची के चेहरे का इमोशन बदल गया। उसने अपनी नज़र युवान पर डाली, उसे गोद में उठाया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया, विहिंग को इग्नोर करते हुए। ये सब देखकर विहिंग को अपने दिल में चुभन सी हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा शाम को या रात में वांगची जरूर मेरे पास आएगा। लेकिन रात हो गई, वांगची नहीं आया। विहिंग पूरी रात वेट करता रहा, पर वांगची उसके रूम में कदम तक नहीं रखता। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। इन दिनों में वांगची ने एक बार भी विहिंग को हाथ तक नहीं लगाया। वो बस विहिंग का ख्याल रखता था, खाना, दवा, सब कुछ, पर पास नहीं आता था। विहिंग हर वक्त उदास रहता, क्योंकि उसे भी वांगची की आदत हो चुकी थी। लेकिन वांगची ने तो जैसे कसम खा ली थी वो विहिंग के पास नहीं आता। ये देखकर विहिंग का दिल हर रात टूट रहा था। उसने कई बार सॉरी बोला, पर वांगजी हर बार कहता सब ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। अब विहिंग को गिल्ट होने लगा था। वो सोच रहा था अगर मैंने ऐसा नहीं कहा होता तो वांगजी ऐसे दूर नहीं होता। पहले चाहे वांगजी उसके साथ कैसा ही बिहेव करता था, दर्द देता था, पर वो दर्द भी एक अजीब सा सुकून लाता था। अब उसे समझ आ रहा था कि वो इतना बेचैन क्यों हो रहा है। जब कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, तब हम उसकी कद्र नहीं करते, पर जब वो चीज़ चली जाती है तब समझ आता है उसकी वैल्यू क्या थी। लंचा मैंने ही सब बिगाड़ दिया, अब मैं उसके एक टच के लिए तड़प रहा हूँ, विहिंग ने खुद से कहा। आज विहिंग और भी अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि मिस्टर लैन चिरेन युवान को अपने साथ मैंशन ले गए थे। घर में सिर्फ विहिंग था, अकेला, उदास और दिल से टूट चुका। उसका मन अजीब सा भारी लग रहा था। छोटी छोटी बातों पर दिल उदास हो जाता। आज छुट्टी थी तो उसने सोचा थोड़ा कमरा साफ कर देता हूँ। जब वो धूल साफ कर रहा था तब उसे वैन किंग की डायरी मिली। डायरी के कवर पर लिखा था, अगर तुम ये डायरी पकड़ रहे हो तो पढ़ने जा रहे हो तो बिना मेरी परमिशन के मत पढ़ना। ये पढ़ के विहिंग क्यूरियस हो गया, क्या लिखा होगा इसमें। लेकिन फिर उसने सोचा छोड़ो और डायरी वापस रखने लगा। तभी डायरी के अंदर से एक चिट्ठी गिर गई जिस पर लिखा था फॉर विहिंग। विहिंग ने तुरंत चिट्ठी उठाई और खोली। उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, यू ग्रमी, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो तुम्हें मेरी डायरी भी मिल गई होगी। विहिंग, एक रिक्वेस्ट है, ये डायरी किसी और के हाथ मत लगने देना। और उसमें लिखा था, विहिंग, डायरी का लास्ट पेज जरूर पढ़ना। ये पढ़ते ही विहिंग ने डायरी का लास्ट पेज खोला और उस पर लिखा था, विहिंग, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तब तक मैं ज़िंदा नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैंने बेबी को जन्म दिया तो मैं नहीं बचूंगी। ये बात मुझे कंसीव होने से पहले ही पता थी, पर फिर भी मैंने ये बच्चा चाहा। मुझे पहले दिन से पता था मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। मैं ये बात वांगची को नहीं बताना चाहती। इससे उसे ब्लेम मत करना। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती थी, पर तुमसे मिल नहीं पाई। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती थी, पर तुमने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। मुझे समझ नहीं आया
तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ बहुत दिनों से, पर तुमने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। मुझे समझ नहीं आया तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया। विहिंग, मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ। तुम ही मेरा सबसे अच्छे दोस्त हो, मेरे भाई जैसे हो। मैं चाहती थी अपने आखिरी दिन तुम्हारे और अपने पेरेंट्स के साथ बिताऊं, पर तुम अपने बिजी शेड्यूल के चक्कर में नहीं आ पाई। मुझे माफ़ कर देना विहिंग, उस सब के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया। ये पढ़कर विहिंग का दिल भर आया। उसने अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे गिल्ट होने लगा कि उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त को उसके आखिरी पलों में अकेला छोड़ दिया। अब उसमें लिखा था, विहिंग, मैं चाहती हूँ जब तुम्हें सच पता चले तब तुम मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया। ये पढ़ते ही विहिंग का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो हैरान रह गया। इसका मतलब था वैनकिंग उसके प्यार के बारे में जानती थी। अब उसने डायरी का अगला पार्ट पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, वांगजी, वो मुझसे प्यार नहीं करता था विहिंग, वो तुमसे प्यार करता था। मुझे पहले नहीं पता था। ये मुझे मेरी शादी की रात को पता चला। मुझे माफ़ कर देना विहिंग। अगर मुझे पता होता कि वांगजी तुमसे प्यार करता है तो मैं उससे शादी कभी नहीं करती, पर मैं सेल्फिश हो गई थी। जब मुझे सच पता चला तब भी मैंने उसे नहीं बताया। सोचती रही शायद मैं उसे बहुत प्यार करूँगी तो वो भी कभी न कभी मुझसे प्यार कर लेगा, लेकिन मैं गलत थी। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, वांगजी मुझसे प्यार नहीं कर पाया। उसने कोशिश की, लेकिन उसके दिल में जगह तुम्हारे लिए थी और मैं उसे ब्लेम भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता था लैन लोग सिर्फ एक बार प्यार करते हैं और वांगची तो पहले ही तुमसे प्यार कर चुका था। वो मेरे साथ हमेशा अच्छा था। हम अच्छे दोस्त बन गए थे और मैं उस दोस्ती को खोना नहीं चाहती थी। वैनकिंग ने लिखा था, विहिंग, मैंने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि बचपन से मुझे प्यार की ज़रूरत थी। मैं सिर्फ एक ऐसा प्यार चाहती थी जो सिर्फ मेरा हो, पर किस्मत को कौन बदल सकता है। फिर भी मैं खुश हूँ कि मैं वांगची की पत्नी बनी। मेरा दिल खुश है ये सोचकर कि मैंने युवान को तुम्हें दिया एक गिफ्ट के रूप में। युवान का ख्याल रखना, उसे अपना बेटा जैसा प्यार देना और मुझे माफ़ कर देना मेरे स्वार्थ के लिए। और प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, वांगची को कभी ये मत बताना कि मुझे सच पता था। मैं नहीं चाहती वो मुझे नफ़रत कर दे। तुम्हारी अपनी, तुम्हारी सेल्फिश बहन वैनकिंग। ये पढ़ने के बाद विहिंग और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। आंसू उसके गाल से बहते जा रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था, वांगजी मुझसे प्यार करता है? उसने तो कहा था कि वो वैनकिंग से प्यार करता है। उसके मन में सवालों का तूफान उठ गया। एक तरफ वैनकिंग के लफ्ज़ उसके दिल को तोड़ रहे थे और दूसरी तरफ वांगजी के सारे रॉ बिहेवियर उसके दिमाग में घूम रहे थे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा। और ये स्टोरी जैसी भी लगी हो, अगर मुझे इसमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा तब जाके मैं इसका आगे का पार्ट शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा गला थक गया है बोलते बोलते। अगर आप अच्छा रिस्पांस नहीं देंगे तो आगे का पार्ट डालने का भी कोई मतलब नहीं है।